तो ये तो समस्या तब थी, आज भी ये समस्या कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो इसमें कितना बदलाव हुआ और कितना काम करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी कुल मिला के राज्य के साथ केंद्र में सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं वहाँ पर उग्रवाद की समस्या को बहुत कहना चाहिए बैकफुट में है। जी, अब आपको नहीं लगता सर कि समय आ गया जो अंतागढ़ से नारायणपुर वाले जो रास्ता है वो बने, उनका विकास हो, और साथ ही साथ कुछ ऐसा जगह जहाँ पे अभी तक पहुँच नहीं हो पाई है वहाँ तक पहुँच बनाया जाए? अब घोषणा होने के बाद भी इसका काम अब तक शुरू नहीं हो पाया, जबकि 21 और उनके 23 तक का जो कार्यकाल था उसमें बन जाना चाहिए था। बीजेपी लगातार आदिवासियों के विकास और उत्थान की बात करती रही, लेकिन अगर वास्तविक में अगर उनका विकास करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं पहले कहा, हम तो पिछले हमारे जो कार्यकाल था 15 साल, उसमें बहुत सारे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी 30 से ज़्यादा हमने हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल से ज़्यादा खोले हैं। आश्रम छात्रावास भी हुए। 8 महीने में ही 8-9 महीने में ही आधे से ज़्यादा, मतलब 70-80% जो वादे हैं उसको पूरा किया जा चुका है। तो उसका जो लाभ है फिर जो दिखता है कि हाँ धरातल पर उतरी, तो अंतर्गत में क्या स्थिति? तो ऐसे तमाम सभी वर्गों के लिए बहुत सारी योजना जो मोदी गारंटी के अंतर्गत हमने घोषणा पत्र में कहा था, उसका क्रियान्वयन शुरू हुआ है। मंत्रिमंडल में है, आधे ज़्यादा नए हैं, पहली बार चुनकर आए हैं, तो क्या एक नया स्ट्रेटजी बनाया जा रहा है आने वाले छत्तीसगढ़ को लेकर? नहीं, देखिए, ये तो अपने मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि इनको मंत्रिमंडल में रखना नहीं रखना। वो निश्चित रूप से वो सब आधार पे पार्टी सब चीज़ की समीक्षा करती है, उस अनुसार निर्णय करती है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से सबकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को, और साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार रहता है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान है वो बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक विक्रम उसेंडी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको जी। सर, हमारे कार्यक्रम का पहला पड़ाव रहता है व्यक्तिगत जीवन के बारे में। हमारे दर्शक भी इच्छा रखते हैं कि हम जाने जो हमारे साथ मेहमान हैं कौन है विक्रम उसेंडी जी, कैसे राजनीति में, फिर आगे बढ़ेंगे सर चर्चा में। मैं 1993 में पहली बार विधायक बना, जब उस समय मध्य प्रदेश राज्य भोपाल में राजधानी हुआ करती थी, तो पहली बार विधायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके पहले मैं शिक्षक के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। कोयलीबड़ा विकास खंड में शिक्षक भी था मैं 5 साल तक। उसके बाद 1993 से अब तक विधायक के रूप में, जब 1993 से 98 तक विधायक, फिर उसके बाद 2003 से लेके 2013 तक पुनः विधायक, फिर शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला। फिर उसके बाद 2008 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वन मंत्री का दायित्व मिला था। फिर उसके बाद 2013 में भी वन मंत्री रहते, चुनाव जीतने के बाद फिर मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का आदेश हुआ, तो मैं लोकसभा के सदस्य के रूप में भी काम करने का अवसर 5 साल प्राप्त हुआ। फिर 2019 में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी संगठन में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से 2 बार मैं नारायणपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। उसके बाद 3 बार अंतागढ़ विधानसभा 2008 में परिसीमन होने के बाद अलग से जो विधानसभा गठन हुआ, तो 3 बार अंतागढ़ विधानसभा। इस प्रकार से 5 बार विधायक के रूप में इस क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, पार्टी ने मुझे भरोसा जता टिकट दिया। तो एक विधायक मंत्री के रूप में फिर काम करने का और संगठन में भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भी अभी 2023 के चुनाव में अभी इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। वर्तमान विधायक के रूप में इस क्षेत्र की जनता के क्षेत्र में सेवा करने की जनता ने अवसर मुझे प्राप्त हुआ है जनता के माध्यम से। सर, आप शिक्षक थे और संघ के भी अध्यक्ष थे, शिक्षक संघ की, तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं, अगर मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब हो तो मैं सिक्योर, मेरा लाइफ हो गया है, तो फिर आपको राजनीति में आने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, उसके पीछे कारण ये था, मैं जब 1987 में पहली बार शिक्षक बना कोयलीबड़ा क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में बहुत सारे जो समस्याओं को देखता था। वहाँ मूलभूत समस्या की दृष्टि से उस क्षेत्र में आवागमन की कमी थी, चाहे उस क्षेत्र में अंदरूनी क्षेत्र में पेयजल वगैरह जो समस्या हुआ थी वो वहाँ होता था। तो मैं देखता था उस क्षेत्र में इन मुद्दों को लेके
जब वहाँ पर एक शिक्षक भी रहता, उस क्षेत्र के स्थानीय जो वहाँ के जनप्रतिनिधि, उनके लिए कई बार मुलाकात होती थी, बात थी, तो कई प्रकार के आवेदन वगैरह हम बना करके उनको कलेक्टर या अधिकारी के पास भिजवाने के लिए बनवा भी देता, चर्चा बातचीत होती थी। तभी मैंने सोचा कि भाई इस क्षेत्र का मुझे प्रतिनिधित्व करने का एक आध बार सोचना चाहिए। तो मैं चूँकि शिक्षक था तो शिक्षक संघ का वहाँ ब्लॉक का सचिव भी था, इस नाते थोड़ा संपर्क संवाद, कई बार शिक्षक संघ के नाते भी जिला मुख्यालय हो चाहे प्रदेश के राजधानी भोपाल तक भी, और शिक्षक संघ के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात, बहुत सारे संघ RSS के नेताओं से मुलाकात होती थी। तो चर्चा बातचीत के बाद ये आया कि भाई ये क्षेत्र प्रतिनिधित्व करने बने, एक आध बार उस पर विचार आ रहा था। तो मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चा भी किया, तो संघ के कुछ पदाधिकारियों ने कहा कि भाई आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे इच्छुक, तो मैं बिल्कुल आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो, मैं तैयार हूँ। तो इस प्रकार से पार्टी ने मुझे 1993 में विधानसभा का टिकट मुझे प्राप्त हुआ और जनता का आशीर्वाद वो समय प्राप्त। तो आपने बीजेपी ही चुनी, इसके पीछे कारण क्या था? हाँ, इसका कारण ये था कि मैं चूँकि लंबे समय से कांग्रेस को देखते आ रहा था कि उनके क्रियाकलाप, काम कम और झूठेबाजी और बहुत सारे अनियमित भ्रष्टाचार की शिकायतें। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रकार से जब हम राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ऐसे नेता और संघ के बहुत सारे उस समय के वरिष्ठों का जो हम जीवनी लेखन पढ़ता था, तो प्रकार से मुझे भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही मुझे बहुत अच्छी पार्टी लगती, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। जबकि उस समय देखा जाए तो इस क्षेत्र में कांग्रेस का ही शुरू में दबदबा था, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी ही शुरू से बहुत अच्छी पार्टी लगी, इस कारण भारतीय जनता पार्टी मैंने सदस्य भी ली और पार्टी से विधायक भी बना जी। जहाँ तक सर हमें जानकारी है, आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो राजनीतिक नहीं रहा है, तो आप जब राजनीति में आए हैं तो कितना बड़ा आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, फिर जो क्या आधी चुनौती, क्योंकि जब सोशल लाइफ में आप आते हैं तो बहुत सारी बदलाव आती है, चुनौतियाँ आती हैं। ये बात सही कहना है कि चूँकि राजनीति में अपने परिवार से कोई थे भी नहीं, और राजनीति में आकर के जिस प्रकार से मतलब एक लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, पार्टी कार्यकर्ताओं का भी सबका सहयोग प्राप्त होते आ रहा है, तो कुल मिला के इस क्षेत्र में मैं बात कहूँ तो ये अंतागढ़ जो विधानसभा का मुख्यालय भी है, और मुख्यालय होने के बाद यहाँ का जो एक इतिहास रहा है कि मतलब ये हमारे यहाँ के प्राथमिक शाला की बात बताऊँ तो 1888 की प्राथमिक शाला है, इतनी पुरानी, जो बस्तर संभाग में मात्र 3 उस समय हुआ करती थी ब्रिटिश कालीन, और यहाँ की तहसील भी बहुत पुरानी थी उस समय में, ब्रिटिश कालीन 1908-9 के आसपास की थी। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पहले कांग्रेस की सरकार लंबे समय से प्रदेश के साथ केंद्र में रहने के बाद भी यहाँ के जो विकास के लिए उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन मैं इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, और निर्माण होने के बाद भी 3 साल कांग्रेस सरकार रही। उसके बाद 2003-04 से लेके हमारी सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी बने, विधायक के रूप में वो कुछ समय मंत्री, फिर प्राधिकरण का भी दायित्व तो मुझे मिला था, बस्तर विकास प्राधिकरण का। तो उस समय यहाँ में कार्य योजना बना के यहाँ महाविद्यालय हो, ITI, उसके साथ साथ यहाँ पर एकलव्य आदर्श विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, यहाँ पर SDM कार्यालय, उसके साथ साथ कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, और उसके साथ साथ तमाम SDM, बहुत सारे यहाँ कहना चाहिए इस क्षेत्र में जो बहुत पहले होना चाहिए, उनका सबका निर्माण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। उसके साथ अंदरूनी क्षेत्र में जो सड़कों का निर्माण, प्रधानमंत्री सड़क हो, बहुत सारे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, आश्रम, छात्रावास के साथ साथ जितने भी कनेक्टिविटी के बहुत सारे काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। जबकि उस समय और तेज़ी से काम हो सकता था, लेकिन उस समय जो वामपंथ उग्रवाद की समस्या भी तेज़ी से उस समय थी, तो उसके चलते कुछ अंदरूनी क्षेत्र में अपन कुछ थे, लेकिन अब ये तेज़ी से उन क्षेत्रों में विकास हो रहा है। आप कभी जाके देखें तो ये यहाँ से आप कभी इधर से हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि अंतागढ़ से कोयलीबेड़ा से पखांजूर जा सकते, वो सड़क का निर्माण हुआ। अंदरूनी क्षेत्र में बहुत सारे आश्रम छात्रावास संचालित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क हमारी मैं कहना चाहूँ 2004 से लेकर 2018-19 तक के करीबन 101 यहाँ आपके अंताड़ विकास खंड में सड़कों का प्रधानमंत्री सड़क बने हैं, 111 से ज़्यादा कोयलीबेड़ा विकास खंड में प्रधानमंत्री सड़क अंदरूनी क्षेत्र तक का निर्माण हुआ है। ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम, बहुत सारे यहाँ पर काम हुए हैं। ये तो अंताड़ की बात बताए, पखांजूर में भी वहाँ पर व्यवहार न्यायालय हो, कोषालय हो, बहुत सारे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, सड़कों का निर्माण, आपका
तारलकोट के लाइफ लाइन का भी सड़क का निर्माण हुआ था। उस समय आपका भानु प्रताप दुर्कोंदल से लेके कापसी, पखांजूर, बांदे, इरफानार तक, महाराष्ट्र सीमा रेखा तक उधर जारी उधर का सड़क का निर्माण हुआ था। लेकिन पिछले 5 साल हम इस बात को कह सकता हूँ कि 2018 से लेकर 2023 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो विकास का काम बिल्कुल हुआ नहीं। जो पुराने जो काम हुए थे वो उस काम रुके पड़े थे। कहीं ना इन हाई स्कूल खोले, ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, ना कहीं अलग से किसी निर्माण का काम। 5 साल में काम हुआ नहीं। बहुत ज़्यादा उस कार्यकाल में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था, जिसकी जाँच हो गई। अभी आपका DMF वगैरह की बात हो, ये तमाम चीज़ इसकी जाँच चल रही है। ये अपने कांकेर जिले का भी शिकायतें बहुत ज़्यादा आई थी उसमें। जैसे भी आपने जिक्र किया सर माओवादी और नक्सलवादी की, तो ये तो समस्या तब थी, आज भी ये समस्या कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो इसमें कितना बदलाव हुआ और कितना काम करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी कुल मिला के राज्य के साथ केंद्र में सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं वहाँ पर उग्रवाद की समस्या को बहुत कहना चाहिए बैकफुट में है। अब अंदरूनी क्षेत्र तक आप जाके देखें, कोयलीबड़ा के आगे हमारा पानीडोबिर क्षेत्र हो, नियत नेलानार योजना के अंतर्गत वहाँ विकास के बहुत सारे काम चल रहे थे जिसे, और गांव के ग्रामीण जन भी राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ करके सीधा संपर्क संवाद बना कर हर जगह से डिमांड्स आ रही है कि हमारे गांव में सीसी सड़क होना चाहिए, पक्का सड़क का निर्माण होना चाहिए, स्कूल आश्रम भवनों का निर्माण होना, ये सब मांगे आ रही हैं। पहले अंदरूनी क्षेत्र से कम आ रहे थे, उस समय कारण भी जो कारण रहे हों उसके बारे में आपको अवगत कराया। तो आज सभी जगह अंदरूनी क्षेत्र में काम तो हो रहे हैं। उसके साथ साथ और बहुत सारे डिमांड्स आज के युवा वर्ग और बहुत सारे सभी महिलाओं से बात आ रही है, और निश्चित रूप से एक आने वाले समय में इस क्षेत्र में और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं मानता हूं कि और तेज़ी से विकास का काम आने वाले समय में और इस क्षेत्र की जनता को देखने को मिलेगा। जी, हमें खुशी है सर। कुछ समय पहले भी हम लोग की टीम सुकमा गई हुई थी, तो वहाँ जो 2 सरेंडर नक्सली कमांडेंट उनसे हमारी चर्चा हुई। तो उनका कहना था जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है उनके तहत उनसे प्रभावित होकर हम लोग मुख्य धारा में वापस आए हैं। फिर भी सर, जैसे कि जब हम बात करते हैं कि विकास में बाधा, तो जो नक्सल विरोधी या फिर नक्सल की जो सोच मानसिकता है वो कितना बाधा उत्पन्न कर सकता है विकास के रास्ते में? नहीं, देखिए, पूर्व में तो बहुत ज़्यादा आप देखें तो अंदरूनी क्षेत्र में बहुत सारे पुल या सड़क तो बन नहीं पा रहे थे। बहुत जगह स्कूल भवन, आश्रम भवन नहीं बन पा रहे थे। ये बड़ा एक समस्या तो थी पिछले समय। अभी कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है जो कि बहुत सारे नक्सलवादी मारे जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो फिर उन लोग पच नहीं पा रहे, या फिर सही में बीजेपी अपना पीठ थपथपाने के लिए कर रहे हैं कि गरीब आदिवासियों को जो भोले भाले हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये इस टाइप के आरोप बेबुनियाद हैं। ये पूरे प्रामाणिकता के आधार पे बहुत सारे तमाम जहाँ भी घटनाएं हो रही हैं वहाँ पर आप देखें तो AK-47 हो, AK-50 जैसे बहुत सारे गन्स भी प्राप्त हो। ये तो कोई आम गांव और जनता तो रख नहीं सकती। तो स्पष्ट रूप से इस प्रकार से जो आरोप जो लगा रहे बेबुनियाद हैं, और कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो मुठभेड़ हो रहे हैं, कहीं पर ये एक कहना चाहिए इसमें यहाँ के हमारे सुरक्षा दल के जवानों को भी हम निश्चित बधाई दूंगा कि ये अंदरूनी क्षेत्र तक का जहाँ पर जो विकास का अवरोध हो रहा था, ये काम के वहाँ के विकास के दरवाजे खुल रहे हैं। उन क्षेत्र में एक अमन चैन शांति बस्तर पहले था, उस और बस्तर आगे बढ़ रहा है। जी, अब आपको नहीं लगता सर कि समय आ गया जो अंतागढ़ से नारायणपुर वाले जो रास्ता है वो बने, उनका विकास हो, और साथ साथ कुछ ऐसा जगह जहाँ पे अभी तक पहुँच नहीं हो पाई है वहाँ तक पहुँच बनाया जाए? देखिए, ये अंतागढ़ से नारायणपुर मार्ग ये पिछले 2 जनवरी 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस के भूपेश बघेल ने घोषणा किया था नारायणपुर में। उस समय उनके दोनों यात्रा बने। वहाँ घोषणा होने के बाद भी इसका काम अब तक शुरू नहीं हो पाया, जबकि 21 और उनके 23 तक का जो कार्यकाल था उसमें बन जाना चाहिए था। लेकिन अभी हमारी सरकार आने के बाद इस 50 किलोमीटर सड़क में जो चौड़ीकरण के लिए वहाँ कितने पेड़ कटेंगे, क्या उनका पूरा सर्वे हो गया है? वृक्षों के पेड़ काटे जाने उसके लिए एक राजस्व भूमि की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ लगाना पड़ता है। वहाँ पर वृक्षारोपण उसके लिए भी दूसरे जिलों में वो जगह देखा जा चुका है। सब प्रक्रिया, टेंडर उनकी प्रक्रिया में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सड़क का निर्माण होगा। उसके साथ साथ ये सड़क जो कि राजनांदगांव से आपका दल्ली रजरा, भानु प्रतापपुर, अंतड़, नारायणपुर होकर कोंडागांव आगे इधर से और भी बढ़ेगा दंतेवाड़ा तक, इसको तो नेशनल हाईवे के लिए भी चिन्हांकित किया गया है। तो
इस क्षेत्र में ये सड़क तो बनने वाली आने वाले समय। जी हाँ। बीजेपी लगातार आदिवासियों के विकास और उत्थान की बात करती रही, लेकिन अगर वास्तविक में अगर उनका विकास करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी यहाँ की हालात जो है उसमें और काम करने की ज़रूरत है, तो आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं पहले कहा, हम तो पिछले हमारे जो कार्यकाल था 15 साल, उसमें बहुत सारे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी 30 से ज़्यादा हमने हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल से ज़्यादा खोले हैं। आश्रम छात्रावास भी हुए। ये इसका और जहाँ जहाँ डिमांड आ रहे हैं आने वाले के समय बजट में इसकी हम उसका जहाँ डिमांड्स आएगी वो बजट प्रस्ताव में रखेंगे। और बहुत जगह इस भवनों का निर्माण नहीं हुआ, वो उसका भी रहेगा। और साथ ही साथ चूँकि अभी हॉस्पिटल्स वगैरह में अभी डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। अभी हमारे यहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पखांजूर है, अंदरूनी क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, बहुत जगह डॉक्टरों की प्रतिष्ठापना कोयलीबेड़ा जैसी जगह है, वहाँ डॉक्टरों की डिमांड से कुछ जो भर्तियाँ चल रही हैं। उसके साथ साथ अभी भिलाई स्टील प्लांट जो बीएसपी के माध्यम से अपना वो रावघाट के नीचे के एरिया जो आपका भैंस गाँव और कुड़वर के बीच में भी जगह चिन्हांकित हो गई है, वो कुछ फॉरेस्ट की ज़मीन है, उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है। तो वहाँ पर भी निर्माण होने वाला है स्वास्थ्य के दृष्टि से, वो भी एक बड़ा निर्माण होगा। तो उस दृष्टि से शिक्षा स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता भी है। ये निश्चित रूप से आने वाले समय में इस ओर भी यहाँ का जो काम और होगा। और चूँकि अभी हमारी पहली जो बैठक है बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक 8 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जगदलपुर में होने वाली, वहाँ पर भी बहुत सारे कुछ चर्चा बातचीत हम करने वाले हैं। जी सर, पिछले कुछ समय में यहाँ से पलायन की संख्या बढ़ी है, इसके पीछे सर कारण रहता है रोज़गार की। तो रोज़गार युवाओं के हाथों में मिलना जाना बहुत ज़रूरी है, तो इस दिशा में आपके द्वारा कुछ? नहीं, देखिए, यहाँ पर कोई काम की कमी तो नहीं है। आने वाले समय में आप देखें तो ये हमारा रावघाट माइंस भी शुरू होने वाला है, वहाँ भी लोगों को रोज़गार का अवसर प्राप्त हो, स्थानीय लोगों को ये मिले, हमारी पहली प्राथमिकता भी है। और अंदरूनी क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग काम तो चल रहे हैं, ये बात है। लेकिन जहाँ तक ये कुछ जगह ये बात आ रही है, सही बात है, कुछ अंदरूनी क्षेत्र में ये कुछ मैंने दूसरे राज्यों में जाके ये बोरवेल वगैरह गाड़ियों के साथ कम जाके आ रहे हैं। कुछ जगह भी एक दो कहीं घटना लापता भी हो, कुछ आके वे भी हो रही, इस टाइप कुछ बातें आ रही थी कि यहाँ भी अगर कोई रोज़गार आधारित डिमांड अभी मनरेगा के माध्यम से भी काम करना चाहे तो तालाब मिट्टी और अंदरूनी क्षेत्र काम धाम तो बहुत सारे हो ही सकते हैं। इसलिए कोई काम की कमी क्षेत्र में होगी नहीं। आने वाले समय में राघव प्रोजेक्ट के साथ साथ और भी यहाँ पर स्वरोजगार के जो साधन है उसके लिए सरकार की पहली प्राथमिकता भी है। और युवाओं के जो और बहुत सारे आने वाले समय में जो हमारे जो शिक्षित बेरोजगार भाई, उनके लिए बहुत सारी वैकेंसियाँ भी निकलने वाली यहाँ पर बोलिए। इसी कार्यक्रम में सर हमारा इंटरव्यू हुआ था विजय शर्मा जी के साथ, जो गृह मंत्री वर्तमान में। उनका कहना है कि नक्सलवादी से निपटने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो चर्चा की या तो गोली की। जो चर्चा से समाज से वापस आना चाहते हैं मुख्यधारा में तो आ सकते हैं, या फिर गोली खाएं। तो कांग्रेस इसको लेकर लगातार तंज कस रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होना चाहिए, वह बातचीत का। नहीं, देखिए, बातचीत का रास्ता तो हमेशा सरकार की तरफ पहले से ही चल रही है, कोई ये पहली बात नहीं है। और इस पर भी हमारे गृह मंत्री ने भी कहा है कि चर्चा होनी चाहिए और होनी भी चाहिए, लेकिन एक तरफा तो होगी नहीं बात, दोनों तरफ से इस टाइप का हो। और इसके लिए रास्ता तो खुले हुए हैं। और निश्चित रूप से जब इस टाइप की बातें आएंगी तो सरकार उस मामले में जो सरकार की स्टैंड है उस अनुसार शासन का निर्णय होगा ही। अरुण साहब से भी सर हमारा इसी कार्यक्रम में हुआ था इंटरव्यू, तो उनका ये कहना था जो भाजपा वादा किए थे चुनाव से पहले 8 महीने में ही 8-9 महीने में ही आधे से ज़्यादा मतलब 70-80% जो वादे हैं उसको पूरा किया जा चुका है। तो उसका जो लाभ है फिर जो दिखता है कि हाँ धरातल पर उतरी, तो अंतर्गत में क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, यहाँ तो भी बहुत सारे, जैसे मैं एक बात कहूँ, हमारे विधानसभा में हमारा जो परलकोट के एरिया है वहाँ भी बहुत सारे धान का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। उस क्षेत्र में हमारे बंग बंधु वगैरह हैं। तो जब उनको बसाया गया उसके बाद उनके पास कम ज़मीन भी थी, दिया गया उस समय जब बसाने के बाद ही, लेकिन अच्छा उत्पादन धान का करते हैं। तो धान में हम 3100 रुपये प्रति हमारा कहना चाहिए वहाँ पर क्विंटल हम धान खरीदी कर रहे हैं। उसके साथ 2 साल का बोनस दिए। अभी खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उसके साथ ही साथ आप देखें तो हमारे माताओं बहनों को महतारी वंदन का भी सीधा अपना कल ही महामहिम राष्ट्रपति के हाथों भी बने 9वीं किस्त भी जारी हो गई है। और ऐसे बहुत सारे योजनाओं का लाभ तो मिल ही रहा है। उसके साथ साथ तेंदू पत्ता तोड़ने वाली क्षेत्र परिवारों को भी 5,500 प्रति मानक बोरा मिल रहा है। तो
ऐसे तमाम सभी वर्गों के लिए बहुत सारी योजना जो मोदी गारंटी के अंतर्गत हमने घोषणा पत्र में कहा था उसका क्रियान्वयन शुरू हुआ है। अभी तो बहुत सारे आते हैं। अभी अब देखिए, अभी बजट फरवरी मार्च 2025 में बहुत सारी चीज़ों का समावेश भी उसमें और होने वाला है। 2023 के चुनाव में बीजेपी बम्पर जीत के साथ अभी तक के हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा सीट की अगर बात करें तो जीत कर सरकार बनाई है। तो ईवीएम से छेड़छाड़ क्यों करती है बीजेपी? नहीं, देखिए, ये इस टाइप के जो आरोप एक कांग्रेस ही लगाते रही। अब वो जीत गए तो ईवीएम ठीक है। जब 2018 में वो जीते तब नहीं बोले कि हम ईवीएम के चलते हमारी जीत हुई है। अभी अन्य राज्यों में जीते तब नहीं बोल रहे हैं पूरा। ये जब इनका मतलब इस टाइप का ये एक आरोप और एक विलाप करने का तरीका, हार गए तो किसी के ऊपर वो ठोड़ो, वीएम खराब है तो ये किए, इस टाइप का आरोप। लेकिन कभी कभी सत्य को स्वीकार करना चाहिए। निश्चित रूप से जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार करना चाहिए। आपने पिछले 5 साल कांग्रेस ने यहाँ जिस प्रकार से एक प्रकार से बातें तो बहुत की, छत्तीसगढ़ी आवाज़, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, यहाँ के लोग ये करेंगे, लेकिन जनता ने ये सब चीज़ को स्वीकार नहीं किया। और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा जिसके बारे में कई उनके तत्कालीन समय के जो अधिकारी जो काम के तभी जेल में हैं, उनको बेल तक नहीं मिल रहा है। डीएमएफ घोटाला उनको अलग से हो, चाहे आपका कोयला घोटाला, रीपा के अंतर्गत बहुत सारे अनियमितता, तो कुल मिला के 5 साल बहुत ज़्यादा अनियमितता, भ्रष्टाचार ये सब हुआ है, जिसकी जांच भी चल रही है। बहुत सारी लगातार न्यायालय में सुनवाई भी चल रही है। तो कुल मिला के पिछले कार्यकाल में देखें तो विकास का काम कम और इस प्रकार के अनियमितता और भ्रष्टाचार की बहुत ज़्यादा शिकायतें तो रही हैं। बीजेपी छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी सर चुनाव से पहले, इसीलिए केंद्र सरकार की जितनी भी एजेंसियाँ हैं सबको कांग्रेस के पीछे लगा दिए थे। तो अंत में उससे भी मन नहीं भरा, तो जो सीज कर दिए पार्टी फंड रहता है उसको सीज कर दिया गया। तो फिर कैसे चुनाव लड़ पाएगी कांग्रेस? नहीं, देखिए, इस प्रकार की बातें नहीं है। जो ईडी स्वतंत्र है, सीबीआई भी स्वतंत्र रूप से काम करती है। जहाँ नियमित भ्रष्टाचार होगी, तथ्य होंगे तब तो कार्रवाई। आज तो न्यायालय भी है ना भाई, तो न्यायालय में जाए तो उनको क्लीन चिट क्यों नहीं मिल रहा है? तो कोई तथ्यात्मक दस्तावेज और पूरे आधार पे ही जब कोई कार्रवाई होती है तब उस आधार से ये सब जाँच चलती है। और शुरू से ही कांग्रेस के इतिहास में भ्रष्टाचार घोटालों का ही रहा है इनके इतिहास। तो ये काहे कर इनके जो हेराल्ड नेशनल उसमें भी ये लोग फंसे हुए हैं पूरा। तो बहुत ज़्यादा आप देखें तो कांग्रेस के कल्चर में हम देखें तो ये अधिकतर इनके जिस प्रकार से जब भी इनकी सरकार आई तो कहीं ना कहीं अनियमितता भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा इनके कार्यकाल में हुआ ही था उस समय। अभी सरकार को बने 1 साल हुआ सर, लेकिन जो घटनाएं घट रही है वो काफ़ी डराने वाली। चले कवर्धा की बात कर ले, सूरजपुर की बात कर ले, फिर बड़ौदा बाजार की बात कर ले। जो गृह मंत्री सर, कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही कि जो गृह मंत्री विजय शर्मा जी है वो योग्य नहीं है। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, अच्छा काम कर रहे हैं बहुत है योग मंत्री बने गृह मंत्री के रूप में। और ये कुछ घटनाएं तो जैसे बड़ौदा बाजार में वो मायू टाइप की थी, उसमें भी एक विधायक की संलिप्तता पाई जा रही है। अभी तक उनको बेल नहीं मिला है और कहीं कहीं जांच में बात आ रही है। तो निश्चित रूप से कुछ घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन कुल मिला के आज एक प्रकार से मैं दूसरी तरफ बात करूं, जो वामपंथ उग्रवाद की सब धीरे धीरे कमी आ रही है, कानून व्यवस्था और ठीक होना चाहिए, इसके लिए लगे हुए हैं। अच्छा, दिन रात मेहनत करने वाले हमारे योग्य माने गृह मंत्री हैं और आने वाले समय निश्चित रूप से और अच्छे परिणाम छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से एक छत्तीसगढ़ शुरू में एक अपराध का गढ़ बहुत तेज़ी से 5 साल में बढ़ते जा रहा था, वो उसमें कसावट तो आती जा रही है। आप बहुत सीनियर लीडर हैं बीजेपी में, आपके जैसे और बहुत सारे, लेकिन जो अभी मंत्रिमंडल में हैं आधे ज़्यादा नए हैं, पहली बार चुनकर आए हैं। तो क्या एक नया स्ट्रेटजी बनाया जा रहा है आने वाले छत्तीसगढ़ को लेकर? नहीं, देखिए, ये तो अपने मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि इनको मंत्रिमंडल में रखना नहीं रखना। वो निश्चित रूप से वो सब आधार पे पार्टी सब चीज़ की समीक्षा करती है, उस अनुसार निर्णय करती है। और आने वाले समय में जो भी पार्टी निर्णय करेगी वो सबको स्वीकार रहता भी है उसमें। जी, 19 में आपकी अध्यक्षता के नीचे लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था, तब 11 में से 9 सीटें जीत कर आई थी। इस बार 10 आई है, तो क्या ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा कि इसमें ग्राफ में कमी आएगी? नहीं, देखिए, ये बात तो ठीक है और लगातार हम चुनाव से 8-9 हम जीतते आ भी रहे हैं। आने वाले समय में 2029 मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम यहाँ छत्तीसगढ़ के 11 में 11 सीट ही हम जीतेंगे। वो समय और भी एक प्रदेश के साथ केंद्र में हमारी सरकार होने के चलते और भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में और तेज़ी से डबल इंजन की सरकार होने से फ़ायदा तो मिलेगा यहाँ के लोगों को। आने वाले 4 साल में क्या क्या
किन किन क्षेत्रों में आपको फोकस होने वाला है, खासतौर पर अंतर्गढ़ विधानसभा? आने वाले समय में निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन का और अंदरूनी क्षेत्र में कनेक्टिविटी जुड़े और यहाँ की और भी जो मूलभूत समस्या जो ग्रामीणों के द्वारा की जाए तो उसका समाधान हो, हमारी पहली प्राथमिकता भी रहेगी यहाँ समझो। विक्रम उसेंडी जी का राजनीतिक भविष्य कहाँ तक सोच रखते हैं आप? मंत्री तो जा चुके हैं, अब मुख्यमंत्री की बारी है। नहीं देखिए, मैं कभी इस मत के बारे में नहीं सोचता। मैं पार्टी के जो आदेश होता है उस अनुसार काम करता हूँ। पार्टी का जो निर्णय है उनका मैं पालन करता हूँ। अगर आप राजनीति में नहीं आ रहे थे तो फिर क्या कर रहे हो? मैं तो शिक्षक था और शिक्षक की कार्य में था, नौकरी में मैं था ही था, लेकिन शिक्षक रहते भी मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा और अच्छा कुछ किया जा सकता है, इसलिए हमने राजनीति को चुना। और उस समय हम जब आए तो उस समय तो जब कांग्रेस का ही एक प्रकार से जब 90-93 का युग था, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना। आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज एक विश्व के सबसे बड़ी दल के रूप में और सदस्य संख्या की दृष्टि से हो या एक लीडरशिप के रूप में हो, बहुत बड़ी नेतृत्व। आज अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मैं एक सदस्य भी हूँ। जी, आप शिक्षक रहे हैं, शिक्षक संघ से अध्यक्ष भी रहे, लेकिन अभी वर्तमान में शिक्षक की भर्ती की ओर बहुत ज़्यादा मांग उठ रही है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं देखिए, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है और 2025 में इसकी संभवतः शुरुआत होगी। पिछले समय कुछ घोषणा भी हुई थी, उसका क्रियान्वयन होने वाला है। जी, रेल लाइन की व्यवस्था यहाँ दुरुस्त होने वाली है? रेल लाइन की व्यवस्था यहाँ दुरुस्त होने वाली है? रेल लाइन की बात बता रहा हूँ, रेल लाइन का भी काम मुझे याद है, जब वन मंत्री था उस समय वृक्षों कटाई का काम उस समय चला, बहुत उस समय स्थिति ये थी। वो आज हमारा अंतर तक रेल लाइन आगे बढ़ करके आपके ताड़ों की तक भी पहुँचा और अगले 2025 में तो रावघाट तक भी पहुँचने वाला है। वहाँ पर अंदरूनी क्षेत्र में काम तेज़ी से चल रहा है। जी, बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े, अपना समय हमें दिए, बहुत सारे अनुभव हमारे साथ साझा किए। हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को क्षेत्र में? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जुड़ करके बात करने का, और निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से बात करते हुए बहुत सारी चर्चा बातचीत हुई और मैं जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता के माध्यम से भी और भी कोई बेहतर सुझाव हो क्षेत्र के विकास के लिए, ऐसे कुछ बात हो तो निश्चित रूप से अवगत कराते रहें। और मैं अब सबको आगामी दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे अंतर्गढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक विक्रम उसेंडी जी को। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ।